Hello everyone. We are going to start basics of statistics. So first thing is what is statistics? What is statistics? आखिर है क्या चीज statistics जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज है? Statistics का मतलब है जो ये वर्ड शुरू हुआ, कुछ ऐसा कहा जाता है जैसे कोई वर्ड था स्टेटस, उससे शुरू हुआ। कहीं ये कहा जाता है स्टेटा से शुरू हुआ, कहीं स्टेटिस्टिक इससे शुरू हुआ, स्टैटिस्टिक, इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जिनसे ये शुरू हुआ, स्टैटिस्टिक्स वर्ड बना। तो अल्टीमेटली जो स्टैटिस्टिक्स है, जैसा हम स्टेटस की बात करें तो स्टेटस क्या है, क्या चीज है स्टेटस, कि आप किस लेवल पे हैं, दैट इज योर स्टेटस। कि आप एक छोटी गाड़ी में जाता है, दूसरा आदमी बड़ी गाड़ी में जाता है, तो क्या कहते हैं कि बड़ी गाड़ी वाले का स्टेटस ज्यादा है, ऊंचा है। ये कहां से पता लगा स्टेटस ज्यादा ऊंचा है, ये कहां से पता लगा? कि हमने गाड़ी का वैल्यूएशन किया। छोटी गाड़ी है 5 लाख की है, बड़ी गाड़ी है 22 लाख की है, तो जो 22 लाख रुपए की गाड़ी में जा रहा है उसका स्टेटस हायर है, 5 लाख की गाड़ी में जा रहा है उसका स्टेटस लोअर है या उससे कम है, ये कह सकते। तो कुल मिला के हमने ये कैसे कहा, स्टेटस का कैसे डिटर्मिनेशन किया, नंबर्स के थ्रू डिटर्मिनेशन किया हमने कि स्टेटस है वो आप कुछ नंबर्स हैं 5 लाख 22 लाख, उन नंबर्स से आप स्टेटस पता करते हैं। मींस क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स इज डिसीजन मेकिंग टूल। स्टैटिस्टिक्स इज डिसीजन मेकिंग टूल which deals with numbers only। स्टैटिस्टिक्स डिसीजन मेकिंग टूल है जो नंबर्स से डील करता है। स्टैटिस्टिक्स इज डिसीजन मेकिंग टूल विच डील्स विद नंबर्स only। ऐसा डिसीजन मेकिंग टूल है जो नंबर्स से डील कि आपके जो कोई भी नंबर्स उनसे डील करता है। नंबर्स हैं, अगर आपने सिंगल नंबर लिखा, जस्ट ये कह लीजिए मैंने यहां पे 5 लिखा, अब इस 5 से मैं कुछ नहीं कर सकता। इस 5 का क्या किया है, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहां पे 5 के साथ 10 भी लिखा हुआ है, 2 नंबर्स लिखे हैं, देन आप डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, 5 और 10 का मीन निकाल सकते हैं, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, और कई सारी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, कई सारे डिसीजन आप यहाँ से कर सकते हैं। मीन्स क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स नंबर्स से डील करती है और एक से ज्यादा नंबर से डील करती है। इट डील्स विथ मोर देन 1 नंबर। एक से ज्यादा नंबर से डील करती है स्टैटिस्टिक्स, कभी भी सिंगल नंबर पे डील नहीं करती। अब एक तो हमने कहा कि स्टैटिस्टिक्स नंबर से डील करती है, यानी केवल क्वांटिटी से डील करती है, क्वांटिटी ही यूज की जाती है, क्वालिटी से कोई मतलब स्टैटिस्टिक्स में नहीं। स्टैटिस्टिक्स क्वालिटी को डील नहीं करता है, ये क्वांटिटी को डील। अब क्वांटिटी को डील करता है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेटा क्या है। सो फर्स्ट थिंग इज
कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप डेटा को कलेक्ट करते हैं तो ही आप आगे चल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। डेटा ही नहीं है आपके पास, देन स्टैटिस्टिक्स आप कैसे यूज कर पाएंगे? तो फर्स्ट थिंग इज कलेक्शन ऑफ डेटा, देन सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा को आपने कलेक्ट कर लिया, अब उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। कौन से डेटा किस मैटर से रिलेटेड है ये हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा, तभी हम प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। अगर हेफाजार्ड वे में डेटा रखे हुए हैं तब भी हम उनसे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। देन थर्ड वन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा का प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप डेटा को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, देन उन डेटा का कोई यूज नहीं है, आप उनसे कोई काम नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एंड देन डेटा को प्रेजेंट कर लिया तो फाइनली यहां से हम क्या करेंगे? एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। डेटा का एनालिसिस करेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे। So it deals with more than one number, and steps in statistics are collection of data, classification of data, presentation of data and analysis and decision making. ये 4 स्टेप अगर होती है तो ही स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो पाएगा। अगर ये 4 स्टेप में से एक भी मिसिंग है तो स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट नहीं होती। एक भी स्टेप मिसिंग है आपका कि डेटा कलेक्ट नहीं कर पाए आप, देन डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर सकते। देन डेटा कलेक्ट कर लिए लेकिन क्लासिफाई नहीं कर पाए, तो हैफाजार्डली रैंडमली कहीं भी पड़े हुए हैं, तो उनसे भी आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो डेटा का क्लासिफिकेशन भी जरूरी। देन क्लासिफाइड डेटा आपके पास रखें लेकिन आपने प्रेजेंट नहीं किया प्रॉपरली, तब भी डेटा वो कोई काम के नहीं है। डेटा प्रेजेंट भी कर दिए तो एनालिसिस करना जरूरी है, और उस एनालिसिस से डिसीजन मेकिंग जरूरी है। अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग के लिए ही हम स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स इज डिसीजन मेकिंग टूल। इसलिए ये 4 बेसिक्स हैं, इन चारों का कॉम्बिनेशन है वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। एक भी चीज मिसिंग है तो आप स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकते, स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं कर सकते। तो 4 बेसिक चीज। देन फर्स्ट थिंग इज कलेक्शन ऑफ डेटा। तो यहां पे डेटा क्या है वो हम देख चुके हैं कि नंबर्स हैं। डेटा आर नंबर्स। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको नंबर की फॉर्म में अगर हम लाएं तो वो डेटा होंगे। तो कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अब डेटा है वो कितनी तरीके के होंगे? डेटा कितनी तरीके के होंगे? तो सबसे पहली बात आती है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डेटा क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय डेटा? तो डेटा हो गए आपके वो नंबर, जो इंफॉर्मेशन नंबर्स की फॉर्म में है, उन नंबर्स को हम डेटा कहेंगे। देन टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा। कितनी तरीके के डेटा है? फर्स्ट वन प्राइमरी एंड सेकंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा है, इस तरीके के डेटा होते हैं। प्राइमरी डेटा आर डेटा which have been collected first time.
primary data are the data collected first time, that is original data. Original data, primary data are the data collected first time, that is original data. जो डेटा पहली बार कलेक्ट किए गए हैं, ओरिजिनल डेटा हैं, वो प्राइमरी। फॉर एग्जाम्पल सेंसस डेटा। सेंसस होती है जनगणना। तो जनगणना के जो डेटा होते हैं, घर घर जाके और गिनती की जाती है लोगों की, किस घर में कितने लोग हैं, अकॉर्डिंगली किस गांव में कितने लोग हैं, किस शहर में कितने लोग हैं, और किस जिले में कितने लोग हैं, किस राज्य में कितने लोग हैं, एंड कंट्री वाइड कितने लोग। ये एक एक घर में जाके गिनती की जाती है, इट इज कॉल्ड सेंसस। तो सेंसस डेटा है वो आपके प्राइमरी डेटा। अगर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने हैं उनकी काउंटिंग करके और उनकी हाइट या वेट का पता करना है, तो यहाँ एक एक स्टूडेंट की हाइट और वेट आप ले रहे हैं, इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ये जो हाइट और वेट है जो आपने एक एक स्टूडेंट का कलेक्ट किया है, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। तो जो पहली बार कलेक्ट किए जा रहे हैं उनको प्राइमरी डेटा। अब इन्हीं डेटा से आप अगर कुछ कैलकुलेशन करके दूसरे डेटा निकाल सकते हैं तो उनको हम सेकेंडरी डेटा। डेटा माइनिंग करके कुछ और डेटा निकाल लें आप तो उनको हम सेकेंडरी डेटा कहें। जैसा हम कहें सेंसस में ये डेटा निकल के आया कि इतने लोग, इतने मेल है, इतने फीमेल हैं, इतने इस एज ग्रुप से, इतने इस एज ग्रुप के, इतने बूढ़े हैं, इतने बच्चे हैं, इतने यंगस्टर्स हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है। ये आपको सेंसस डेटा से पता लगा, ये प्राइमरी डेटा से। अब यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कितने लोग हैं जो अर्निंग पीपल हैं, कमाने वाले कितने लोग, यानी हमारी पॉपुलेशन का कितना परसेंट कमाने वाला है, कितना परसेंट बैठ के खाने वाला है। कि छोटे बच्चे हैं, 15 साल तक के, 16 साल तक के बच्चे हैं, वो नहीं कमा रहे। जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, 70 से ज़्यादा उम्र के हैं, वो नहीं कमा रहे। तो वो पॉपुलेशन कितनी है? तो हम ये माने कि 18 से 60 साल की उम्र के जो लोग हैं वो अर्निंग पॉपुलेशन है हमारी। तो यहाँ से अर्निंग पॉपुलेशन हमें पता लग जाएगी। तो जो अर्निंग पॉपुलेशन हमने निकाली है, जो हमारे प्राइमरी डेटा से, उनसे हमने अर्निंग पॉपुलेशन कैलकुलेट की है। तो प्राइमरी डेटा से हम फर्दर कैलकुलेशन के थ्रू अगर कुछ डेटा निकालते हैं, सच काइंड ऑफ डेटा आर नोन एज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा से और कैलकुलेशन करके, डेटा माइनिंग के थ्रू हम कुछ और डेटा निकालते हैं, उनको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। सो सेकेंडरी डेटा आर the data derived from primary data. Secondary data are the data derived from primary data. जो प्राइमरी डेटा से आप डेराइव कर रहे हैं उनको आप सेकेंडरी डेटा करें। तो सेकेंडरी डेटा के क्या सोर्स हो सकते हैं हमारे? कोई भी पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, वो सेकेंडरी डेटा का सोर्स हो सकता है। कि गवर्नमेंट की बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, अखबार हैं,
ये सारे आपके सेकेंडरी डेटा के सोर्स हैं, क्योंकि इनसे आप, इनमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वहां से आप और डेटा जनरेट कर सकते हैं, तो उनको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। तो प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किए जाते हैं? मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से? फर्स्ट मेथड आता है इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू। डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड है, इसमें हम जहां से या जिससे डेटा कलेक्ट करने हैं उसी से बात कर, इंटरव्यू कर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा मिल जाएंगे आपको। डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, जैसा कोई किसी एग्जाम में टॉप करता है तो उसी से पूछा जाता है, इंटरव्यू किया जाता है कि आप किस तरीके से, आपने कैसे पढ़ाई की, किस तरीके से पढ़ाई की, एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट किया कि आपको इतने ज़्यादा मार्क्स मिले, दूसरों से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। ऐसा नहीं होगा कभी कि आप अगर टॉप करते हैं तो इंटरव्यू किसी दूसरे का लिया जाता है, आपके दोस्त का, कि ये कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे। वो नहीं किया जाता, वो आप ही से पूछा जाए। कहीं दंगा फसाद हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो वहां पे पुलिस वो एजेंसी है जो इन सबको कंट्रोल करती है, इनके अगेंस्ट कार्रवाई करती है। तो पुलिस का जो सुपरिंटेंडेंट है, चीफ है, हेड है, हम उसी से पूछेंगे। कोई कह रहा है 10 आदमी मर गए, कोई कह रहा है 50 मर गए, कोई कह रहा है अभी तो कितने ही लोग तो दबे हुए हैं, अभी और निकलेंगी, लाशें निकलेंगी, कहीं कुछ पता नहीं लग रहा कि कैजुअलिटीज कितनी है। वहां पे पुलिस जो एक रिलायबल सोर्स है उनसे बात की जाएगी, उनका इंटरव्यू करके पता किया जाएगा कि ये डिटरमाइन किया जाएगा कि कितने लोग मरे हैं या क्या कैजुअलिटीज हैं या और क्या नुकसान हुआ है। तो ये डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड से हम पता करें। देन कभी कभी होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जनरली ये होता है नेचुरल कैलेमिटीज, और एक्सीडेंट्स के केस में हम इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड से डेटा कलेक्ट करते हैं। कैसे? एक्सीडेंट की अगर बात करूं तो कोई दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गई और एक्सीडेंट हो गया, दोनों टकरा गई, बहुत लोगों की मौत हो गई। तो अब जिन लोगों की मौत हुई उनको तो हम पूछ नहीं सकते क्या हुआ। बहुत लोग हैं वो घायल हैं, इतने घायल हैं कि वो जवाब नहीं दे पा रहे। मे बी पॉसिबल कुछ ऐसे हो जिनको कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं कि वो जवाब नहीं दे पा रहे। इवन कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रेन में ऊपर की बर्थ पे सो रहा है और वो गिर गया नीचे, झटका लगा और नीचे गिर गया, नीचे गिरा, लेकिन फिर भी इतनी नहीं लगी। पर उसको भी अगर आप पूछो तो मे बी पॉसिबल वो भी कहते हैं कि मुझे तो ध्यान ही नहीं है क्या हुआ, अचानक से ऊपर सो रहा था, धड़ाम से नीचे गिरा, मालूम नहीं क्या हुआ है। लेकिन यही चीज अगर आप थर्ड पर्सन कोई है जिसका उन ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है, बाहर कोई चरवाहा भेड़ें चरा रहा है, उससे पूछो, वो पूरा बता दे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो एक्सीडेंट्स के केस में इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड काम आता है। नेचुरल कैलेमिटीज के केस में भी आप देख सकते हैं, बाढ़ आ गई, किसी का घर पूरा खत्म हो गया, ढह गया, तो
तो ऐसे में जिसका घर ढह गया वो खुद ही बह गया, उससे तो बात कर नहीं सकते। तो फिर पड़ोसी है, उसका घर अभी बचा हुआ है, वो उपलब्ध है, तो उससे बात करेंगे ना कि भाई इनके ये मकान कैसा था, क्या था, कितना बड़ा था, किस तरह का था, कितना नुकसान हुआ है, क्या मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इनडायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू ले रहे हैं। इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड से हम कई बार डेटा कलेक्ट करते हैं। देन तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड आता है क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हम प्रिंट करा लेते हैं या लिख देते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे आपको डेटा कलेक्ट करने हैं, वो कंसर्न पर्सन बहुत दूर हैं, आप उनसे इंडिविजुअली नहीं मिल पा रहे हैं, इंडिविजुअली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं उनको। जैसा आप मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर हैं और आपके पूरे कंट्री में 10 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स हैं। अब उन 10 लाख रिटेलर्स तक एक एक तक पहुंचना और डेटा कलेक्ट करना कि कितनी सेल हुई है, सेल में रिलेटिवली इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, ये पता करना है। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना % हुआ है, क्यों हुआ है, क्या इंक्रीमेंट की पॉसिबिलिटीज हैं, क्या करना चाहिए हमको, ये सारी चीज़ें पता करनी है। तो यह एक तरीका तो है कि उनसे मिलके पता किया जाए। दूसरा एक तरीका है कि हम जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो सारी क्वेरी एक जगह कलेक्ट कर लें, लिख दें। क्वेरीज लिख दी हमने, जब क्वेरीज लिख दी तो उनको प्रिंट करा लिया और प्रिंट करा के और भेज दिया बाय पोस्ट, बाय पोस्ट भेज दिया। इलेक्ट्रॉनिक मेथड भी हम डिस्कस कर लेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड मेथड। तो क्वेश्चनियर मेथड में हमने लिख दिया और बाय पोस्ट भेज दिया। अब हमने 10 लाख लोगों को वो भेजा क्वेश्चनियर। इट माइट बी पॉसिबल कि 10 लाख में से 8 लाख को ही मिला, 2 लाख को तो मिला ही नहीं, एड्रेस ही नहीं मिला या जो कुछ भी हुआ डाक में कहीं घूम गया। 8 लाख लोगों को मिला। अब 8 लाख में से 2 लाख ही ऐसे होंगे जो उसको देखेंगे, 6 लाख में तो रद्दी की टोकरी में डाल, 2 लाख बचे, उनमें से 1 लाख ने तो इधर उधर के जवाब लिख दिए जो कोई काम के नहीं। बच गए 1 लाख, उन्होंने अगर जो रिक्वायर्ड है वो दिया है, तब भी आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाएगा। रिक्वायर्ड है वो सिर्फ 1 लाख ने दिया 10 लाख में से, तब भी आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाएंगे जिनसे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते। तो एक क्वेश्चनियर मेथड कहाँ यूज किया जाता है, जहां बहुत बड़ी नंबर में, बहुत बड़े जगह से आपको डेटा कलेक्ट करने या बहुत वाइड फिजिकल एरिया, वाइड ज्योग्राफिकल एरिया से डेटा कलेक्ट करने, वहां क्वेश्चनियर मेथड काम में। देन इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, जैसा आपका ईमेल हो गया या टेलीफोन हो गया, इनके थ्रू भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। टेलीफोन के थ्रू कर सकते हैं, हाथों हाथ डेटा मिल जाएंगे। ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के तरीके हैं। सेकेंडरी डेटा है वो आप कोई भी पब्लिकेशन हो वहां से ले सकते हैं, पब्लिक से ले सकते हैं। प्राइमरी डेटा में इलेक्ट्रॉनिक मेथड एक लोगों की राय लेके भी किया जा सकता है काम, के जो लोग एक्सपर्ट हैं, जिस किसी मैटर पे आप चाहते हैं कि डेटा कलेक्ट किए जाएं, उस मैटर के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स से राय ली जाए, और एक नहीं कई सारे एक्सपर्ट से राय ली जाए, और उन सब की जो कॉमन राय हो उस पर हम चलें, उसको डिसाइड
डिसीजन मेकिंग का बेस माना है। इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड, इसमें हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं और उन एक्सपर्ट्स की राय में जो कॉमन होता है कि सब ये चीज तो कह रहे हैं, तो वो हम मानते हैं कि हाँ ये तो है, यानी ये डेटा तो है। सब अगर एक ही डेटम की बात कर रहे हैं तो हाँ ये तो सही है, तो उसको हम लेते हैं। तो इस तरीके से डेल्फी मेथड से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा है वो आपके सारे के सारे जो भी पब्लिकेशंस या दूसरों से बात करके या इस तरीके से दूसरे तरीके जो है इनडायरेक्ट वे है उनसे हम कलेक्ट करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा है वो डेराइव फ्रॉम प्राइमरी डेटा। अब डेटा की बात आई, डेटा कलेक्शन के तरीके आए, देन डेटा कलेक्ट हो गए तो आप क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग तरह के डेटा हैं, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड डेटा है, उनको एक साथ करेंगे। एक सब्जेक्ट मैटर के डेटा है वो एक साथ होंगे, दूसरे के डेटा दूसरी तरफ होंगे, तीसरे के तीसरे में होंगे। इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के अलग अलग डेटा होंगे। यानी जो भी डेटा आपने कलेक्ट किए हैं उनको आप क्लासिफाई करेंगे, प्रॉपरली क्लासिफाई। कि क्लास में स्टूडेंट्स का डेटा है तो मुझे ये कहा गया कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स है ये बताइए, तो मैंने काउंट करके बता दिया कि साहब 60 स्टूडेंट्स। अब 60 स्टूडेंट्स हैं, क्या इससे मैं कोई डिसीजन मेकिंग कर पाऊंगा? मुझे कहा जाएगा फर्दर डिटेल दीजिए इसकी, तो मैं डेटा को क्लासिफाई करूंगा। इस 60 में से 35 गर्ल्स हैं, 25 बॉयज। देन जो 35 गर्ल्स हैं उसमें से 20 इंग्लिश मीडियम से है, 15 हिंदी मीडियम से। जो 25 बॉयज है उसमें से 10 हिंदी मीडियम से है, 15 इंग्लिश मीडियम से। फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकता हूं, जो हिंदी मीडियम के हैं उनका 80% है वो गांवों से हैं, 20% सिटीज से है। इंग्लिश मीडियम का है 70% है वो शहर से हैं, 30% गांवों से हैं। इस तरीके से मैं क्लासिफाई करता चला जाऊंगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जरूरी है। देन क्लासिफिकेशन करने के बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज देयर। तो जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, अब कलेक्ट कर लिया आपने, क्लासिफाई कर लिया, देन आपको डेटा को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हाउ टू प्रेजेंट डेटा? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कौन कौन से मेथड्स हैं डेटा प्रेजेंट करने के? पहला मेथड है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का टेक्सचुअल मेथड। दूसरा मेथड आ जाएगा टेबुलर मेथड। तीसरा होगा ग्राफिकल। तो टेक्सचुअल मेथड है, डेटा प्रेजेंट करने हैं आपको, तो सबसे पहला टेक्सचुअल मेथड। टेक्सचुअल मेथड क्या कहता है कि जो भी डेटा है उनको आप एक टेक्स्ट की फॉर्म में लिख दीजिए। टेक्स्ट की फॉर्म में आप लिखेंगे तो वहां पे लैंग्वेज आएगी। दिस क्लास कंटेन्स 60 स्टूडेंट्स, ये पूरा एक सेंटेंस बनेगा। ये सेंटेंस क्या बताएगा? पूरा जो सेंटेंस है क्या बता रहा है? सिर्फ एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी जाएगी। जस्ट लाइक योर टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी, उनमें सारी इंफॉर्मेशन लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी हुई। इसीलिए बुक इतनी बड़ी लगती है
और यही कारण है कि जब आप पहली बार बुक पढ़ते हैं तो उसको 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, लेकिन दूसरी बार पढ़ते हैं तो आप 2 महीने में पूरी कर लेते हैं। 3 महीने में एक बार आपने पढ़ी, दूसरी बार 2 महीने में ही कर ली, और तीसरी बार आप उसको 20 दिन में ही कर लेंगे, 20-25 दिन में ही कर लेंगे, चौथी बार तो 1 दिन में ही पूरी कर लेंगे एग्जाम के 1 दिन पहले। वो सब कैसे होता है? आप पूरी की पूरी बुक का एक एक अक्षर नहीं पढ़ रहे। पहली बार आपने सारा पढ़ा तो उसमें इतना टाइम लगा, 3 महीने लगे। 300 पेज की बुक है, पढ़ते पढ़ते 3 महीने लगे। लेकिन वही जब आपने दूसरी बार पढ़ी तो आपने क्या महसूस किया कि इसकी जो लैंग्वेज है वो पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। लैंग्वेज तो आपको मालूम है, सिर्फ डेटा आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो डेटा रिवाइज किया। देन तीसरी बार में 1 दिन पहले ही पूरा कोर्स कर रहे हो तो सिर्फ नंबर ऑफ जो उसमें डेटा है वो देख रहे हैं आपके क्या क्या डेटा दिए हुए हैं। तो ये टेक्सचुअल मेथड जो होता है वो लेंथी मेथड है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से। बाकी तो हर चीज टेक्सचुअल मेथड से ही प्रेजेंट की जाती है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में टेक्सचुअल मेथड बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स नंबर्स से डील करता है। तो आपको नंबर्स बताने हैं, पूरी रामायण नहीं बतानी, पूरा का पूरा टेक्स्ट नहीं बताना है, सिर्फ नंबर्स बताने हैं। इसलिए टेक्सचुअल मेथड है वो आप देख सकते हैं कैसे एक नॉर्मल मेथड है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। देन टेबुलर मेथड है। टेबुलर मेथड है, इट इज मोस्ट पॉपुलर मेथड। मोस्ट पॉपुलर मेथड इज टेबुलर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, डेटा को टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं। तो आपकी लैंग्वेज पढ़ने का टाइम है, उसको समझने का एफर्ट है, वो कम हो जाता है। क्योंकि एक तो आपको ये दिखाया जाए कि क्लास में 100 एंड सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, उसके बाद इतने उसमें से बॉयज हैं, इतने गर्ल्स हैं, फिर इतने हिंदी मीडियम के, इतने इंग्लिश मीडियम के, इतने बॉयज हिंदी मीडियम के, इतने गर्ल्स हिंदी मीडियम की, इतने बॉयज इंग्लिश मीडियम के, इतनी गर्ल्स इंग्लिश मीडियम की। फिर इंग्लिश मीडियम के बॉयज हैं, उनमें से कितने गाँव से बिलोंग करते हैं, कितने शहरों से बिलोंग करते हैं। ये सारी लैंग्वेज में जब लिखा जाएगा तो एक बड़ा पैराग्राफ लिख दिया जाएगा, तो उसको समझना और एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा कंपेरेटिवली ऑफ टेबुलर मेथड। तो टेबुलर मेथड है वो स्टैटिस्टिक्स में मोस्ट पॉपुलर है, जहां पे आप एक टेबल बना देते हैं। सबसे ऊपर क्या करते हैं टेबुलर मेथड में, आप हेडिंग देते हैं। टेबुलर मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसमें आप क्या कर रहे हैं, सबसे ऊपर हेडिंग दे रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, इट इज कॉल्ड हेडिंग। अब मैं अगर टेबल बनाता हूं, इधर मैंने लिखा बॉयज, इधर गर्ल्स, इधर लिखा हिंदी मीडियम, इधर लिखा इंग्लिश मीडियम। अब एक तो मैं लिखूंगा कि क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हैं, इनमें से 60 बॉयज हैं, 40 गर्ल्स हैं। तो 2 लाइन बन गई, देयर आर 100 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, आउट ऑफ देम 60 are boys and 40 are girls. Then 70 belongs to Hindi medium and 30 belongs to English medium. Now number of boys belongs to Hindi medium are 40 and girls 30.
Number of boys belonging to English medium are 20 and number of girls belonging to English medium 10. अब ये 4-5 लाइनें मेरे पास लिखी हुई है, इस पूरी इंफॉर्मेशन को मैंने टेबल की फॉर्म में लिख दिया। तो ये मेरा टेबुलर मेथड, डेटा प्रेजेंट करने का टेबुलर मेथड। तो ये जो हिंदी और इंग्लिश लिखा है इनको हम कहते हैं बॉक्स हेड, बॉक्स हेड। और जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं इनको कहते हैं स्टब। मीन्स जो वर्टिकल बॉक्स में दिखाया हुआ है, वर्टिकल बॉक्स में जो डेटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं बॉक्स हेड। और जो हॉरिजॉन्टल रोज में डेटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको बोलते हैं स्टब, बॉक्स हेड एंड स्टब। और जो हमने नंबर ऑफ डेटा लिखे हैं टेबल में इसको बोलते हैं हम बॉडी, बॉडी ऑफ टेबल। अब टेबल के नीचे हम फुटनोट दिखा सकते हैं। फुटनोट, क्या आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देनी है तो वो फुटनोट में आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। टेबल सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। सिंपल टेबल है जिसमें बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है, वो सिंपल टेबल है। कॉम्प्लेक्स टेबल है जिसमें क्लासिफिकेशन बढ़ता जाता है। जैसा आप कहें यहाँ हिंदी मीडियम के बॉयज 40 हैं, अब इनमें से भी रूरल एरिया के हैं वो 35 है एंड अर्बन एरिया के 5, ये क्लासिफिकेशन और हो गए। ऐसा इंग्लिश मीडियम के बॉयज हैं 20, उनमें से रूरल एरिया के हैं वो 2 है एंड अर्बन एरिया के 18 है। ऐसे ही गर्ल्स के लिए भी हो सकता है। फिर उनमें और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आप, तरह तरह से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो आप वो सारा क्लासिफिकेशन टेबल्स में दिखाएंगे। तो जितना ज्यादा क्लासिफिकेशन होगा तो टेबल उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनती जाएगी। तो सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल, दो तरीके की टेबल होती है। तो ये आपकी टेबल्स हैं। टेबुलर फॉर्म में हम डेटा को दिखाते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर है क्योंकि बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। डेटा आपको पूरा लिखना नहीं पड़ता है कि नंबर ऑफ बॉयज बिलोंगिंग टू हिंदी मीडियम आर 40, आउट ऑफ टोटल 100 40 बॉयज बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम एंड 20 boys belong to English medium. Out of total 100 students, 30 girls belong to Hindi medium and 10 girls belongs to English medium. इस तरीके से आप बहुत आसानी से डेटा को एनालाइज कर सकते टेबल की फॉर्म। टेक्सचुअल मेथड जो है उसमें हम जो भी लिखते हैं तो उसको पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी। जिस लैंग्वेज में वो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस लैंग्वेज में आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या लिखा है अगर उस लैंग्वेज का नॉलेज नहीं। तो लैंग्वेज का नॉलेज जरूरी। टेक्सचुअल मेथड से डेटा को समझने के लिए कंसर्न लैंग्वेज का भी नॉलेज जरूरी है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश समझते हैं, मैं यहाँ पे फ्रेंच में लिख दूं या उर्दू में लिख दूं, अरबी में फारसी में लिख दूं, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या लिखा है। इसलिए टेक्सचुअल मेथड में ये एक ड्रॉबैक है कि जिस लैंग्वेज में डेटा दिए गए हैं उस लैंग्वेज का नॉलेज भी जरूरी। टेबुलर मेथड में कुछ हद तक ये प्रॉब्लम खत्म हुई है, हालांकि पूरी खत्म नहीं हुई। टेबल में आप ये देख सकते हैं, नंबर्स देख सकते हैं कि ये क्या लिखे हैं, ये टोटल देख सकते हैं। टोटल देख के आप अंदाज लगा सकते हैं कि 40 and 30 70 हो रहा है तो इधर की ये टोटल दे रखी है, 20 and 10 30 हो रहा है तो इधर की टोटल है।
40 20 60 हो रहा है, इधर की टोटल है 30 10 40 हो रहा है, ये रो में सेकंड रो की टोटल है, और टोटल ग्रांड टोटल वो 100 है, दोनों तरफ से 100 आ रही है। इसका मतलब कुछ 100 ऐसी चीजें हैं जिनका एनालिसिस ये दे रखा है, जिसमें से 70 कुछ है, 30 कुछ है, दूसरे तरीके से 60 कुछ है, 40 कुछ है। इतना आप समझ सकते हैं। अगर वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती तब भी, तो टेबुलर मेथड से डेटा थोड़े आसान हो जाते हैं समझने और शॉर्ट हो जाते हैं। टेक्स्ट है वो जब लिखा जाता है तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन टेबल में वही इतना लंबा टेक्स्ट है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। देन टेबुलर मेथड के बाद में आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड इज मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड। मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड, ग्राफिकल मेथड मोस्ट अट्रैक्टिव है क्योंकि ये मेथड पिक्चर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन डिसिपेट करता है। हमारे माइंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो पिक्चर्स को लंबे टाइम तक याद रखता है, उसे आसानी से समझ सकता है। इसलिए टेक्सचुअल और टेबुलर मेथड के कंपैरिजन में ग्राफिकल मेथड ये मोस्ट अट्रैक्टिव होता है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, सबसे अच्छा लगता है। ग्राफिकल मेथड है वो सबसे अच्छा लगता है। ग्राफिकल मेथड इज मोस्ट अट्रैक्टिव। किस तरीके से कि हम ग्राफिकल मेथड में बार ग्राफ बना के दिखाते हैं, लाइन चार्ट दिखाते हैं, पाई चार्ट दिखाते हैं। बार ग्राफ जो होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को इस तरीके से दिखाते हैं। इस तरीके से डेटा दिखाए जाते हैं, इनको हम बार चार्ट या बार ग्राफ। वर्टिकल, जनरली वर्टिकल साइड में हम नंबर्स लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और हॉरिजॉन्टली हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। जिस चीज की फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं, जिस चीज के डेटा हम शो कर रहे हैं, उसको हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, और जो डेटा है, नंबर्स हैं, उनको वर्टिकली। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेमोग्राफिक डेटा होते हैं उनका डायग्राम हम, जो चार्ट है वो हॉरिजॉन्टल बनता है, इस तरीके से ऐसा बन जाए कि वेस्टर्न एरिया में सेल्स इतनी थी, साउथर्न में इतनी है, ईस्टर्न में इतनी है, और नॉर्दर्न में इतनी। पॉपुलेशन ले सकते हैं, सेल्स, प्रोडक्शन, जो भी। तो ज्योग्राफिकल बेस पे अगर आप डेटा बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल बनाया। देन लाइन चार्ट जो होता है, इसमें हम जो डेटा हैं उनको मिला के और एक लाइन ड्रॉ कर, इस तरीके से हम लाइन चार्ट। पाई चार्ट जो होता है सर्कुलर होता है, तो आप ये देख सकते हैं कि जितने डेटा है, डेटा का जो टोटल है, टोटल नंबर ऑफ डेटा, उसको आप 360 डिग्री पे स्प्रेड कर रहे हैं, 360 डिग्री पे, क्योंकि पाई चार्ट में सर्कल बनाते हैं, सर्कल का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। तो टोटल ऑफ डेटा उसको आप 360 डिग्री के इक्वल रखते हैं। टोटल ऑफ डेटा इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से 1 यूनिट इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन टोटल, ये 1 यूनिट आ जाएगा। तो 1 यूनिट डेटा के लिए हम इतना एंगल बना रहे हैं, तो कंसर्न यूनिट जितनी दी हुई है उनके लिए कितना एंगल बनेगा ये निकाल लेंगे, और अकॉर्डिंगली हम
यहाँ पे ग्राफ में एंगल ड्रॉ करें। जैसा हम कहें डेटा लिखे हुए हैं कि खर्चा कितना होता है, एक फैमिली का नॉर्मल एक्सपेंडिचर कितना है, उसमें देखिए बच्चों के एजुकेशन पे 500 रुपये रोज का खर्चा है। हाउस रेंट है 50 रुपये रोज की, या 200-250 रुपये रोज की कर लो, हाउस रेंट है। ग्रोसरी है 300 रुपये की डेली की। और मिसलेनियस खर्चे हैं, कोई मेहमान आ गए, कुछ हो गया, 30 रुपये डेली का, या कभी मेडिकल जरूरत पड़ गई कुछ, इस तरीके से ये। अब आप देखिए टोटल कितना खर्चा हुआ, 1080। 1080 रुपये रोज का आपका खर्च। अब इस 1080 रुपये को हमको पाई चार्ट में शो करना है कि इन 1080 में से कितना कितना पैसा कहाँ खर्च। तो आप देखिए 1080 रुपये को, ये टोटल अमाउंट है, उसको इस टोटल एरिया पे शो करना है मुझे। तो 1080 रुपया है ये 360 डिग्री के इक्वल, 360 डिग्री पे स्प्रेड। 1 रुपया 360 डिग्री अपॉन 1080, 1/3 डिग्री, 1/3 डिग्री का एंगल हुआ, और 1 रुपए के लिए। अब यहां जैसे 500, तो 500 के लिए कितना हो गया एंगल, 500 इंटू 1/3 कितना हुआ, लगभग 170, 166.6 अप्रोक्सीमेट, 166.66 डिग्री। तो ये मान लीजिए आप, ये एंगल ड्रॉ कर दिया मैंने 166.66 डिग्री का। तो यहां आपने लिख दिया ये एजुकेशन। देन रेंट का 250 का है, तो 500 के लिए 166.66, 250 के लिए कितना हुआ, 1/3 इंटू 250, 83.33। यहां से लिया लगभग ये 90 आ जाएगा, इतना कर देता हूं, ये आ गया रेंट का। फिर ग्रोसरी का 300 है, तो यहां 100 डिग्री का एंगल बनेगा, ये यहां से 90 लगभग इधर आएगा, ये मान लेता हूं मैं 100 डिग्री का एंगल, ये ग्रोसरी का। और फाइनली जो बच गया मिसलेनियस 10 डिग्री का एंगल, वो यहां। इस तरीके से मैं सारी चीजें हैं वो एक सर्किल पे दिखा दूंगा। जो भी डेटा है, जितना क्लासिफाइड है, सारा क्लासिफिकेशन में सर्किल पे दिखा दूंगा। इसको कहूंगा, इस प्रेजेंटेशन को पाई चार्ट। इस तरीके से हम पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट मोस्ट अट्रैक्टिव है, क्योंकि इससे देखने से ही पता लग जाता है कि कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी कम है, सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, डिफरेंस कितना है, ये सारी चीजें हम यहां से पता लगा सकते हैं। तो पेपर में पाई चार्ट पे क्वेश्चन बनता है, इसका आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है, टोटल डेटा दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि 100 एंड 100 पर्टिकुलर डेटा के लिए एंगल क्या होगा, उस पर्टिकुलर डेटम के लिए एंगल कितना होगा। जैसा यहाँ 300 डिग्री ग्रोसरी है, 300 रुपए का खर्चा है, इसके लिए कितना एंगल होगा, 300, 360 अपॉन 1080 इंटू 300, 1/3 इंटू 300, दैट इज 100 डिग्री एंगल। इस तरीके से हम
बताएंगे कि किसके लिए कितना एंगल काम आएगा। वो एंगल बना के और हम डायग्राम में शो करेंगे, दैट इज पाई चार्ट। इस तरीके से हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे डेटा। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कर दिया आपने, तो डेटा का एनालिसिस कैसे किया? प्रेजेंटेशन भी हो गया, देन एनालिसिस इज देयर। तो डेटा का एनालिसिस करना है, इसलिए हम क्या करेंगे? एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। उनमें आते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, dispersion, measures of central tendency, dispersion and other measures, other calculations और है जैसा correlation, regression, index number। ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग के लिए एनालिटिकल स्टेप्स हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अगर मैं बात करता हूं, इनमें है हमारे पास 3 बेसिक मेजर हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 बेसिक, मीन, मीडियन एंड मोड। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। अब इसमें देखिए, मीडियन एंड मोड आर पोजिशनल मेजर्स। Median and mode are positional measures of central tendency, whereas mean is arithmetical measure, numerical measure. Numerical measure. Mean is numerical measure. अब ये जो न्यूमेरिकल मेजर है मीन, ये भी 3 तरीके का है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, AM, GM एंड HM। मीडियन और मोड है ये पोजिशनल मेजर्स। मीडियन कौन सी पोजीशन को दिखाता है? पोजीशन वेयर series of data gets divided in 2 equal parts. Median is the position where series of data gets divided in 2 equal parts. Mode. What do we mean by mode? Mode is the position where maximum number of frequency is concentrated. Mode is the position where maximum number of frequency is concentrated, whereas median is the position where series of data gets divided in 2 equal parts. तो मीडियन और मोड है ये पोजिशनल मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, जबकि मीन है वो न्यूमेरिकल मेजर है। मीन में 3 तरीके के हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। तो अरिथमेटिक मीन है ये जनरल टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। ज्योमेट्रिक मीन है ये रेट ऑफ चेंज कैलकुलेशन, रेट ऑफ चेंज और परसेंटेज, वहां हम ज्योमेट्रिक मीन काम। हार्मोनिक मीन हम स्पेसिफिकली निकालते हैं, स्पीड निकालते, स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी हो वहां हार्मोनिक मीन काम है।
ज्योमेट्रिक मीन है ये, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए काम में लिया जाता है, और अरिथमेटिक मीन है वो नॉर्मल मीन, ऑर्डिनरी मीन। तो अरिथमेटिक मीन जो होता है, अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो अरिथमेटिक मीन होता है समीशन ऑफ x अपॉन n, दैट इज sum of data divide by number of data। डेटा का सम कितना है डिवाइड बाय टोटल डेटा कितने, ये आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। इसको हम x के ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट करें, सो x बार इक्वल टू समीशन x बाय n, इट इज अरिथमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अब अगर डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं, जहां आपको x के साथ f भी दी हुई है 2 3 4 1 3 2, अब यहां पे अगर मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूं सम ऑफ डेटा, तो डेटा तो मेरे पास 2 3 4 है और नंबर ऑफ डेटा 2 3 4 3 डेटा है, तो क्या ये अप्रोच सही होगी? बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दी है, इसका मतलब x2 है वो एक बार लिखा तो एक बार लिख दिया, देन 3 है वो 3 बार लिखा हुआ है, देन 4 2 बार लिखा है। तो आप यहां से देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं 6, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल है, इट इज शोइंग total number of data. Sum of frequency is total number of data, and sum of data will be 9 8 17 19, not 9, it is 19। तो मैंने क्या किया, 3 है वो 3 बार जुड़ा है, तो अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, 4 2 बार जुड़ा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 एक ही बार जुड़ा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी यही टोटल आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे fx निकाला, f इंटू एक्स, 1 इंटू 2 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 4, तो ये सम ऑफ डेटा है। तो जब भी डिस्क्रीट सीरीज दी है तो सम ऑफ डेटा हो जाएगा समीशन ऑफ fx, और नंबर ऑफ डेटा है वो क्या हो जाएगा समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी f। नंबर ऑफ डेटा इज समीशन ऑफ सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का। अब अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तब भी यही फॉर्मूला चलेगा इन केस ऑफ continuous series, x means mid value, that is class mark of the group or class। जो ग्रुप दिया हुआ है 10 to 20 20 to 30 30 to 40 इस तरीके से दिया आपको डेटा कंटिन्यूस सीरीज के केस में 10 to 20 20 to 30 30 to 40, इनकी फ्रीक्वेंसी दी है 213, देन x जो लिखूंगा मैं वो मिड वैल्यू लिखूंगा, 10 to 20 की 15, 20 to 30 25, 30 to 40 35, ये x हो जाएंगे, और f आपको दिया हुआ है। अब यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी, समीशन fx अपॉन समीशन, वहां से मैं अरिथमेटिक मीन निकाल सकता। देन ज्योमेट्रिक मीन की बात आती है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेटा, जितने भी डेटा दिए हैं सबका प्रोडक्ट कर लीजिए होल पावर 1 अपॉन n, इट
इट इज योर ज्योमेट्रिक मीन। एरिथमेटिक मीन में सम ऑफ डेटा करते थे, ज्योमेट्रिक मीन में प्रोडक्ट ऑफ डेटा। एरिथमेटिक मीन में नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करते थे, यहाँ पावर में 1 अपॉन नंबर ऑफ डेटा लिखे। अगर आप इसी को लॉगरिथम से लेना चाहें तो ये बनेगा एंटीलॉग ऑफ समेशन log x अपॉन n फॉर इंडिविजुअल सीरीज। For discrete and continuous, it is antilog of summation f log x upon summation of f. For discrete and continuous series. डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज के लिए gm इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ समेशन f log x अपॉन समेशन। ऊपर जो लिखा है हमने मल्टीप्लाई करके पावर 1/n, इससे आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकते हो, और अगर लॉग से करना है तो ये फॉर्मूला अवेलेबल। देन हार्मोनिक मीन आता है, इट इज n अपॉन समेशन 1/x। जो भी डेटा गिवन है उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ डेटा गिवन बाय रेसिप्रोकल ऑफ डेटा, इट इज योर हार्मोनिक मीन। इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस के लिए समेशन f अपॉन समेशन ऑफ f इंटू 1/x। ये डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज के लिए आ जाएगा। अब कंबाइंड मीन अगर पूछता है, अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, तो हम लिख सकते हैं x12 बार इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, 3, 4, 5 कितनी सीरीज को आप कंबाइन कर लें और उनका कंबाइंड मीन आप निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इस फॉर्मूला में आप देखिए, बेसिक फॉर्मूला हमारा है x बार इक्वल टू समेशन x बाई n, तो यहाँ से समेशन x आ जाएगा nx बार। तो यहाँ n1 x1 बार जो लिखा है ये समेशन x1 हो गया, यानी पहली सीरीज के डेटा का सम हो गया। सिमिलरली n2 x2 बार है वो दूसरी सीरीज के डेटा का सम हो गया, फिर उनका सम कर दिया तो दोनों सीरीज के सारे डेटा का टोटल सम आ गया, डिवाइड बाई पहली सीरीज में कितने डेटा हैं प्लस दूसरी सीरीज में कितने डेटा हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा आ गए। तो फॉर्मूला वही है हमारा, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। सो आई एम होपफुल दैट दिस क्लास विल बी हेल्पिंग फॉर यू। थैंक यू।